हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सोल्यूशन। आज यूपीट्रिपलएससी में आई हुई वैकेंसी नक्शा नवीस और मानचित्रक का सेकेंड लेक्चर है। आपको पता होगा हम टेक्निकल पोर्शन को कवर कर रहे हैं। पिछला वीडियो हम बनाए थे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पर, बहुत अच्छा रिस्पांस आपका रहा है। आशा करता है आगे भी आपका रिस्पांस यही रहेगा, है ना। आज हम पढ़ेंगे ज्यामितीय आकृतियों का चित्रण। क्या पढ़ने वाले हैं हम? ज्यामितीय आकृतियों का चित्रण। बहुत छोटी छोटी चीजें आने वाली है। आज आप पढ़ेंगे तो महसूस करेंगे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ऐसा नहीं बहुत हार्ड टॉपिक आने वाला है पूरे टेक्निकल पोर्शन में। दो चार टॉपिकें हैं जो थोड़ा सा दिक्कत देंगी। उसमें बहुत ज्यादा फिगर है, ट्रस वगैरह रूफ ट्रस पढ़ेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन हम हैं तो वो भी संभाल लिया जाएगा। ठीक है, सब ज्यामितीय आकृतियों का चित्रण। हम क्या पढ़ेंगे? ज्यामितीय आकृति का चित्रण, है ना। क्या पढ़ेंगे? ज्यामितीय आकृति का चित्रण। ठीक है ना। अब देखेंगे जब अब हम सिलेबस डिस्कशन किए थे तो पहला टॉपिक था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हम कवर कर दिए हैं। दूसरा टॉपिक था ज्यामितीय आकृति का चित्रण, तो आज हम उसको निपटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट। सबसे पहले क्या होता है? सबसे छोटा ज्यामितीय आकृति क्या होता है भाई? पॉइंट, है ना। तो पॉइंट क्या होता है ना। एक ऐसा चिन्ह जिसकी न लंबाई हो न चौड़ाई हो, उसे क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि, है ना, क्या लिखा है भाई? ऐसा चिन्ह जिसकी कोई लंबाई या चौड़ाई ना हो उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु क्या होता है भाई? दो रेखाओं के मिलन स्थल भर को भी क्या कहते हैं? बिंदु। जैसे दो रेखाएं मिलाइए आप, अब क्या मिलाएंगे? दो रेखा मिलाइए, है ना। अब क्या मिलाइए? दो रेखा। जैसे कि एक रेखा ए मिला दीजिए, एक रेखा ए मिलाइए और एक रेखा ए, है ना। देखिए यहाँ जो मिल रहा है इसको क्या कह सकते हैं हम? इसे कह सकते हैं पॉइंट। इसको क्या कहेंगे हम? क्या कह सकते हैं? एक पॉइंट। यानी दो रेखाओं का मिलन या संगम स्थल भी क्या कहलाता है? आपका पॉइंट कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे लाइन, है ना, कि लाइन। तो देखिए जितने भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, हम इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड डेफिनेशन पढ़ेंगे, है ना। अब हम जैसे मैथ में भी आएगा लाइन, एंगल, ट्रायंगल, मैथ में भी आता है, लेकिन मैथ वाला हम भाषा यूज नहीं करेंगे। हम कौन सा यूज करेंगे भाई? लाइन का। अब क्या करना है ना, हाँ, अब हम ड्राइंग की भाषा यूज करेंगे। अब जो पॉइंट है ना, पॉइंट को धक्का मारिए, पॉइंट को एक धक्का मारिए, तो जो पॉइंट का जो रास्ता मिलेगा ना, पॉइंट है ना, पॉइंट को है ना, पॉइंट देखिएगा भाई, हम यहाँ क्या बना दे रहे हैं? पॉइंट बना दे रहे हैं। यहाँ क्या बना रहे हैं? पॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बना दिए हम? पॉइंट। यहाँ क्या बना दिए? पॉइंट। अब क्या करना है? इस पॉइंट को धक्का मारना है। क्या करना है? इस है ना, क्या करना है? इस पॉइंट को क्या करना है भाई? धक्का मारना है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या करना? धक्का। जब ये धक्का मारेंगे तो कहां से? यहां से लेकर के यहाँ आ जाएगा, है ना। तो जो रास्ता बना है ना, इसका बिंदु पथ, इसका जो पथ है, इसका जो पाथ है, उसी को कहेंगे लाइन। भाई यहाँ से ऐसे आया ना, ऐसे आया ना, तो इसे क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे भाई? इसे क्या कहेंगे हम? लाइन कहेंगे, है ना। अब बिंदु नहीं समझाना ना, बिंदु आपको देखिए बनाया हुआ है, एक बिंदु, दो बिंदु, ए बी सी पॉइंट, है ना, है ना। तो क्या कहता है? जब किसी बिंदु समतल गति करता है, जब कोई बिंदु किसी समतल पर गति करता है, तो उस गति से बनने वाले बिंदु पथ को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, है कि नहीं। अब देखिए ये रेखाएं कितने तरह से होंगी? ये रेखाएं कई तरह से होंगी, है ना। तो सबसे पहले देखिएगा रेखाएं मुख्य कितनी तरह से होंगी? दो। हम रेखाएं कई तरह से पढ़ेंगे, लेकिन मेन कितनी होगी? दो। एक होगी सरल रेखा, एक होगा आपका कर्व लाइन। एक क्या होगा भाई? सिंपल रेखा होगा, और दूसरा क्या होगा? कर्व लाइन होगा, है ना। आप देखिएगा सरल रेखा मतलब क्या हो गया? सरल, एक जब आप उसको धक्का मारे हैं ना, जब आप इसको धक्का मारे तो एकदम सीधा गया है ना। जब आप एक धक्का मारे हैं तो क्या गया है? जब आप धक्का मारे हैं लाइन तो एकदम सीधा गया है, तो इसे क्या कहेंगे? सरल रेखा। लाइन को जब पॉइंट को धक्का मारे तो एकदम कैसा गया है भाई? एकदम सीधा गया है, तो क्या कहेंगे? इसे हम सरल रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? सरल रेखा कहेंगे। ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है, जब कोई बिंदु किसी समतल में एक ही दिशा में गति करता है तो उस गति से बनने वाले बिंदु पथ को सरल रेखा कहते हैं। एक ही दिशा में, है ना, एक ही दिशा में। देखिएगा इसे कहेंगे इंडिफिनिट लाइन। क्या भाई? इसकी डिफाइन नहीं है, उसकी सीमा कोई डिफाइन नहीं है ना, है ना। क्या कहेंगे? इनडिफिनिट, है ना, इनडिफिनिट लाइन। एक क्या, उसके बाद क्या होगा? दूसरा क्या होता है जिसमें हम एरो बना देते हैं कि यहां से यहां इसकी लंबाई फिक्स है, डिफाइन है इसकी लंबाई।
क्या इसकी लंबाई फिक्स है? नहीं। इसी को रेखा को रेखाखंड भी कहते हैं। रेखा ही क्या कहलाता है आपका? रेखाखंड कहलाता है। फिर हम कहेंगे मैथ वाला हम भाषा यहाँ नहीं यूज करने वाले, हम ड्राइंग की भाषा यूज करेंगे। तो यदि आपका एरो बन गया यानी फिक्स हो गया, इसकी लंबाई यहीं तक है, तो वहां से इन हटा देंगे तो क्या कहेंगे? डेफिनिट। क्या कहेंगे भाई? डेफिनिट लाइन है ना। स्पेलिंग देखते रहिएगा, डिस्क्लाइमर है आपके। तो ये क्या हो जाएगा? इनडिफिनिट लाइन। ये क्या हो जाएगा आपका? डिफिनिट लाइन, है ना। सबसे पहले हो गया। अब देखिए, जब आप अब पॉइंट को धक्का दिए हैं तो एक सीधी लाइन में गई है, एक ही दिशा में गई है, तो उसे कहें सिंपल, मतलब कि स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब धक्का दिए तो वो ऐसे ऐसे चली गई है, इसे क्या कर देंगे? कर्व लाइन, है ना, कर्व लाइन। अभी हम सबसे पहले निपटाएंगे किसको? सिंपल स्ट्रेट लाइन को। सबसे पहले सरल रेखा पढ़ेंगे, उसके बाद कर्व रेखा पढ़ेंगे, है ना। अब देखिए, सरल रेखा जो होता है क्या होता है भाई? सरल रेखा एक तरह से नहीं होता है, सरल रेखा कई तरह से होता है। सबसे पहले होता है हॉरिजेंटल लाइन। सबसे पहले क्या होता है? हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज रेखा, सरल रेखा ये। सबसे पहले होता है हाँ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन बना हुआ है, सरल रेखा ये है कि नहीं? वर्टिकल लाइन क्या है भाई? सरल रेखा ये। उसके बाद सबसे पहले उसके बाद बना हुआ है ओब्लिक लाइन, यानी तिर्यक रेखा है। क्या है भाई? यहाँ जो मिल रहा है, ये कौन सी रेखा मिल रहा है आपको? तिर्यक रेखा। लेकिन इसको समझिएगा, मेन इसका डिफिनीशन क्या होता है? डिफिनीशन समझिए। डिफिनीशन दिख तो सारा रहा है भाई, दिखेगा तो सारा, लेकिन मेन है कि फील आना चाहिए, ठीक है। क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं? क्षैतिज काल्पनिक स्तर की समांतर रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। देखिएगा, नहीं समझ आया? नहीं समझ आया, है ना। देखिए कैसा लिखा है कि जो क्षैतिज काल्पनिक स्तर की समांतर रेखा को क्या कहते हैं भाई? स्तर की समांतर रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। समझिए इसका कहने का क्या मतलब, समझिएगा। ये ना, ये आपका पृथ्वी है, नहीं आपका नहीं, सबका पृथ्वी है भाई। ये क्या है भाई? ये सबकी पृथ्वी है। ये क्या है? नहीं दिख रहा है ना? दिखा दें, चलिए दिखा दिए। ये सबकी क्या है? पृथ्वी है ना। सबकी क्या है? पृथ्वी। क्या कर रहा है? देखिएगा क्या कर रहा है कि क्षैतिज काल्पनिक स्तर की, है ना। अब देखिए इस क्षैतिज काल्पनिक स्तर की समांतर रेखा को, है ना। अब देखिएगा, क्षैतिज काल्पनिक स्तर की समांतर रेखा को, है ना, देखिएगा क्या है कि ये स्तर है, ये क्या है भाई? ये क्या है? जमीन है। ये क्या है भाई? धरती है हमारी। क्या है भाई? अर्थ है, धरती माता। क्या है? अर्थ है। अब इसका समांतर क्या खींचेंगे? काल्पनिक खींचेंगे लाइन, है ना। इसका समांतर क्या खींचेंगे? काल्पनिक लाइन खींचेंगे। इसी को क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल। इसी को क्या कहते हैं भाई? हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, है ना। ये बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा। तो सर्कल दिख रहा है आपको, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको छोटा कर देना। देखिए, इसी का समांतर रेखा क्या कहलाता है? देखिए, ये काल्पनिक रेखा है भाई। पृथ्वी के समांतर कोई रेखा है क्या? नहीं। एग्जैक्ट डिफिनेशन बता रहे हैं। क्षैतिज रेखा क्या कहते हैं? अर्थ के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। अर्थ के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है? क्षैतिज रेखा कहलाता है ना, है ना। जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हैं, शांत तालाब का पानी। क्या ले सकते हैं आप? शांत तालाब का पानी, है ना। अब देखिए, शांत तालाब का पानी, तालाब है ना, तालाब। देखिए भाई, ये हो गया आपका तालाब। जो तालाब में पानी है ना, ये वाला पानी है कि नहीं? जो तालाब में पानी है, ये कौन सी दिखाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन से दिखाती है भाई? जो तालाब, शांत तालाब का जो पानी का टॉप सरफेस होता है, कौन सा लाइन दिखाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाता है। कौन सा लाइन दिखाता है आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। कौन सी लाइन दिखाती है आपकी? हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। अब देखिए, पृथ्वी पर पानी ऐसा ही तो होगा। देखिए, ऐसा ही पानी, सर्कल है भाई। पृथ्वी जब सर्कल है ना, जब सर्कुलर पृथ्वी, तो पानी भी इसी शेप में होगा, है ना। तो वही है कि अर्थ के जो समांतर काल्पनिक रेखा है ना, अर्थ के समांतर काल्पनिक, देखिए समांतर रेखा को काल्पनिक है ना, क्षैतिज, है ना। काल्पनिक रेखा क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और लंबवत रेखा कहते हैं क्षैतिज रेखा के लंबवत। हाँ, क्षैतिज रेखा के लंबवत रेखा को लंबवत, क्षैतिज से लंबवत रेखा को क्या कहते हैं? लंबवत लाइन कहते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो हम ये बताएं भाई, पीछे जो हम बताएं हॉरिजॉन्टल लाइन, पीछे हम क्या बताएं अभी आपको? हॉरिजॉन्टल लाइन बताएं। अब हॉरिजॉन्टल से आप एक लंबवत लाइन खींचिए। हॉरिजॉन्टल से क्या करिए? लंबवत लाइन खींचिए, दिखिएगा, है ना। एक क्या हो गया भाई? ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के ऊपर क्या हो गया? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया।
देखिए बहुत सारी चीजें होती है, हॉरिजेंटल सरफेस होती है, वर्टिकल सरफेस होता है। हॉरिजेंटल सरफेस में उपस्थित लाइन को हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, वर्टिकल सरफेस होता है, वर्टिकल सरफेस में उपस्थित लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब सर्वे के पार्ट हो जाएंगे, है ना। वो सब कहाँ के पार्ट हो जाएंगे, सर्वे के, तो वहां नहीं घुसना है। बाकी जब हम लेवलिंग पढ़ाएंगे तो लेवलिंग में सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा। हॉरिजेंटल सरफेस क्या होता है, वर्टिकल सरफेस क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है, वर्टिकल लाइन क्या होता है। फिर हम बताएंगे कि आरएल क्या होता है, मीन सी लेवल क्या होता है ना, एनएसएल क्या होता है। बहुत सारी चीजों का डिस्कशन है ना। तो यहाँ हम अपने ड्राइंग की भाषा में क्या कह रहा है कि जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, हॉरिजेंटल लाइन है ना, देखिए हॉरिजेंटल लाइन को पूरा पैक कर दें क्या, चलिए ये पूरा मान लीजिए हॉरिजेंटल लाइन है, पूरा हॉरिजेंटल लाइन है ना, पूरा हॉरिजेंटल लाइन है। अब हॉरिजेंटल लाइन के लंबवत रेखा, इसके लंबवत रेखा, हॉरिजेंटल लाइन के लंबवत रेखा को वर्टिकल लाइन कहते हैं। देखिए हॉरिजेंटल लाइन के लंबवत रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, वर्टिकल रेखा, है ना। हॉरिजेंटल लाइन के लंबवत रेखा को क्या कहते हैं भाई, वर्टिकल रेखा कहते हैं, ठीक है ना। देखिए हॉरिजेंटल लाइन का जब भी एग्जांपल आएगा शांत तालाब का जल ही आएगा। और वर्टिकल का जैसे जब भी एग्जांपल आएगा ना, तो एग्जांपल जैसे आएगा साहुल। अरे साहुल समझते हैं ना, साहुल जो मिस्त्री, जो घर बनाने वाला मिस्त्री होता है, वो क्या वो दीवार की वर्टिकलिटी मतलब ऊर्ध्वाधरता को कैसे चेक करता है। जो मिस्त्री होता है वो दीवार के ऊर्ध्वाधरता को कैसे चेक करता है, साहुल गिराता है ना, है ना, है ना। वो क्या है, ऐसा लिया है ना भाई, ऐसा रहता है ना, ऐसा लिया रहता है, एक क्या गिराता है, साहुल गिराता है। तो जो साहुल की लाइन होती है ना, वो लाइन क्या कहलाती है, वो जो साहुल की लाइन होती है, जो साहुल की लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है, वो वर्टिकल लाइन होती है। ये साहुल जब गिराता है तो साहुल डायरेक्ट पृथ्वी के केंद्र तक जाता है ना। वर्टिकल लाइन कहाँ जाकर के मिलेगा, पृथ्वी के केंद्र तक, है ना। तो साहुल जो गिराता है वो साहुल डायरेक्ट कहाँ छोड़ देंगे, तो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर। तो हॉरिजेंटल लाइन का एग्जांपल आएगा तो समझना है, कहेगा शांत तालाब के पानी किस लाइन को प्रदर्शित करती है, तो हॉरिजेंटल लाइन को कह देगा ना। शांत तालाब की पानी किस सरफेस को प्रदर्शित करता है, तो हॉरिजेंटल सरफेस को। सरफेस तो हमको पढ़ना नहीं है। फिर कहेगा साहुल की जो लाइन होती है वो किस लाइन को प्रदर्शित करती है, तो साहुल की जो लाइन होती है वर्टिकल लाइन को प्रदर्शित करती है। किस लाइन को प्रदर्शित करती है भाई, वर्टिकल लाइन को, है ना, है ना। ठीक है भाई, तीसरा क्या है, तिर्यक रेखा, ओब्लिक लाइन। तो जो नो हॉरिजेंटल हो, जो नो वर्टिकल हो, जो नो हॉरिजेंटल हो क्षैतिज हो और नो ही वर्टिकल हो, उसे कौन सी रेखा कहते हैं, तिर्यक रेखा। देखिए हॉरिजेंटल वर्टिकल, थोड़ा टेपर किए, क्या बना लिया, तिर्यक लाइन। क्या हो गया आपका, तिर्यक लाइन। अब इसी है ना, क्या हो जाएगा आपका, तिर्यक लाइन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा हमको क्या पढ़ना था, कर्व लाइन। कर्व अभी पीछे हम बताए थे, क्या है, वह बिंदु पथ जो अपनी दिशा बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं, कर्व कहलाता है। अब दिशा बदलता रहे या एक बार ही बदल दे, एक बार भी बदल देगा तो मुझे कहेंगे कर्व, है ना। तो वह बिंदु पथ जो अपनी दिशा क्या है बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं, कर्व रेखा कहते हैं, है ना। जो सीधा चल गया उसे स्ट्रेट लाइन, जो मुड़ करके चला उसे कहेंगे कर्व लाइन। क्या जिंदगी में कभी सीधे चल सकते हैं, नहीं चल सकते। जिंदगी में यदि आप सीधा बन के चलेंगे बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, हाँ आती हैं बहुत सारी कठिनाई। ठीक है, अब क्या है ना, अब इन्हीं स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन को मिलाकर के बहुत सारी लाइनें हमको मिलती है। स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन को मिलाकर हमको बहुत सारी लाइनें मिलेंगी, जिसमें आता है आपका पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं, है ना। जिसमें क्या आता है आपको, पैरेलल लाइन आता है कि वे रेखाएं जिनकी मध्य की दूरी समान हो, जिनको आगे बढ़ाने पर कभी ना मिलती हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन का समांतर लाइन है कि नहीं, ये कौन सी लाइन है भाई, स्ट्रेट लाइन का समांतर लाइन। ये बताइएगा हमें जो लाइन बना रहे हैं एक कौन सी लाइन है, एक कर्व लाइन का समांतर लाइन है कि नहीं, बताइए। एक किसकी भाई, एक कर्व लाइन के समांतर लाइन। तो जो समांतर लाइनें होगी ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट ही हो, वो कर्व भी हो सकती है। देखिए बनाए हम कर्व लाइन के समांतर लाइन, है कि नहीं। देखिए एक किस लाइन के समांतर लाइन है, देखिए एक क्या है भाई, एक क्या है, कर्व लाइन के समांतर लाइन। क्या ट्रेन की पटरी हमेशा सीधा ही रहती है, नहीं, वो क्या रहती है, कहीं मुड़ी भी रहती है। तो समांतर ही तो ट्रेन की पटरी चलती है। तो समांतर रेखाएं सीधी भी हो सकती हैं, समांतर रेखाएं कर्व भी हो सकती हैं। अगला हम पढ़ेंगे लंबवत रेखा।
जब दो रेखाएं 90 अंश के कोण पे एक दूसरे से मिलती है तो इसे लंबवत रेखाएं कहते हैं, है कि नहीं। देखिए मिला है कि नहीं मिला है भाई, लंबवत। देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। अब ऐसा नहीं है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ही एक दूसरे से 90 अंश के कोण पे मिलती, नहीं, दो इंक्लाइंड लाइन भी एक दूसरे से 90 डिग्री मिल सकती है, एकदम मिल सकती है ना, है ना। यही छोटी छोटी क्वेश्चन आएगा, है ना। तो दो इंक्लाइंड लाइन भी एक दूसरे के 90 डिग्री पर मिल सकते हैं, यह हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइन। अब हमको पढ़ना एंगल, लाइन का तामझाम खत्म। अब क्या पढ़ना है मेरे लाल, एंगल। एंगल किसे कहते हैं, जब क्या होता है भाई, दो रेखाएं आपस में जब मिलती हैं, क्या होता है कि दो रेखाओं के परस्पर मिलने से बनी कोण क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। हाँ, दो रेखाओं से मिलने से बनी जो स्थिति है, ऐसा कह देंगे, दो रेखाओं के मिलने से बनी स्थिति, जहां वो मिलते हैं वहां स्थिति बनती है, उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण को डिग्री में, मिनट में, सेकंड में प्रदर्शित करते हैं। क्या करें कि दो रेखाओं के परस्पर मिलने से, दो रेखाओं के परस्पर मिलने से बनी स्थिति कोण कहलाता है ना। कोण को डिग्री, मिनट और सेकंड में मापते हैं। कोण मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं आगे हम देखेंगे, चीजें समझ रहे हैं सबका। देखिए भाषा, ड्राइंग की भाषा लग रही है कि नहीं, क्या ऐसा डिफिनेशन आप पढ़े थे, नहीं, मतलब मैथ वाला डिफिनेशन पढ़े होंगे, ठीक है। देखिएगा क्या भाई, एक रेखा यहां से आया लाइन 1, एक रेखा इधर से आया मतलब इधर गया लाइन 2, मिलन बिंदु बना, मिलन बिंदु पे जो क्या हुआ भाई, एंगल इज फॉर्म्ड। क्या हो गया, जो स्थिति हुआ उसे कहेंगे हमें एंगल, क्या हो गया, आपको मिल गया, ठीक है। हम देखिए कोण निम्न प्रकार के होते हैं भाई, कोण क्या होते हैं, हमको निम्न प्रकार के मिलते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले यहां से हम दिखाते रहेंगे, यहां से निपटाते रहेंगे। सबसे पहले होता है राइट एंगल। सबसे पहले क्या होता है भाई, राइट एंगल होता है ना, यानी कि जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है वो समकोण कहलाता है। समकोण हो गया, क्या दिक्कत है, समकोण हो गया, ठीक है। दूसरा होता है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। जिस कोण का मान 90 से कम होता है वो न्यून कोण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अरे आप लोग बनाए होंगे लेस देन 90 डिग्री, कहाँ क्या बनाए होंगे आप लोग, जब बनाए होंगे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग में पहले पर आप बनाए होंगे क्या, स्केल। हम कहते थे न्यून कोण खींचा जाता है, इसको कितने भागों में बांटना है, उसके लिए न्यून कोण खींचिए, 2h पेंसिल से खींचिए, है ना। तो 90 डिग्री से कम। अधिक कोण, अधिक कोण क्या कहते हैं भाई, जो कोण 90 से अधिक हो वह अधिक कोण कहलाता है। भाई 90 से अधिक हो, कोई बात नहीं, 90 से अधिक कर दे रहे हैं। जो कोण क्या हो 90 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं भाई, अधिक कोण कहते हैं, है कि नहीं, है ना, ठीक है। जो कोण क्या हो 90 से अधिक हो उसे क्या, अधिक कोण कहते हैं। फिर क्या होता है भाई, देखिएगा, है ना, एक क्या एंगल है ना, एक क्या है भाई, ये जो थीटा है ना, वो जो थीटा है वो क्या है, 90 से अधिक है, 90 से अधिक, लेकिन आपको दिख रहा है ना 180 से कम है ना। ऐसा होगा भाई, ऐसा होगा, क्या होगा कि जो कोण क्या हो 90 से अधिक हो तथा जो कोण क्या हो 90 से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो, 90 से अधिक हो तथा 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। जो कोण 90 से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अधिक कोण कहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। देखिए उसके बाद कह रहा है सरल कोण। जो कोण क्या हो भाई, जो कोण 180 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सरल कोण। तो देखिए एंगल बना दे रहे हैं, कितने का, 180 डिग्री का, तो इसे कहेंगे हम लोग क्या, स्ट्रेट एंगल। क्या कहेंगे भाई, हम क्या कहेंगे इसे, हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे, ठीक है। अगला आएगा आपका बृहत कोण। अगला क्या आएगा, बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। अगला क्या मिलेगा, रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा। रिफ्लेक्स, कितनी आसान टॉपिक है। जो कोण 180 से अधिक हो किंतु वह देखिए यहां भी छूटा भाई, जो कोण क्या हो 180 से अधिक हो किंतु क्या हो 180 से क्या हो, अधिक हो। जो कोण 180 से अधिक हो तथा 360 डिग्री से कम हो, 180 से अधिक हो तथा 360 डिग्री से कम हो, बृहत कोण कहलाता है ना, है ना। यहाँ नहीं बना, देखिए जैसे हम ऐसा कह देंगे, ऐसा देखिए 180 से अधिक है कि नहीं, यहाँ 180 जाता तो 180 से क्या है, ये अधिक है, लेकिन 360 से क्या है, कम है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, बृहत कोण। इतना पहले देख लेते हैं, इतना क्या करते हैं देख लो, देखिए लेस देन 90 है ना, क्या हो गया आपका न्यून कोण, है कि नहीं। एक क्या हो गया आपका समकोण, एक क्या हो गया भाई अधिक कोण, है ना। एक क्या हो गया सरल कोण, एक क्या हो गया आपका बृहत कोण, एक क्या हो गया आपका बृहत कोण हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
फिर आता है आपका कप्लीमेंट्री एंगल है, समपूरक एंगल है, दिख रहा है ना। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे कहते हैं एक दूसरे के समपूरक कहते हैं, ठीक है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। देखिए यहाँ अल्फा हो जाएगा, ए बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बताइए, 90 डिग्री हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। आसान चीजें हैं, है ना। ऐसे ही पूरा हम पढ़ा देंगे, आपको फर्क भी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सिलेबस क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। चलिए कप्लीमेंट्री समझ आएगा। जब दो कोणों का योग जब दो कोणों का योग क्या हो 90 हो तो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। उसके बाद आता है पूरक कोण, है ना। कप्लीमेंट्री के बाद आता है सप्लीमेंट्री। जब दो कोणों का योग एक दूसरे के जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो एक दूसरे के कैसे कहलाते हैं भाई, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो एक दूसरे क्या कहलाते हैं भाई, पूरक कहलाते हैं। देखिए दो कोणों का योग, यहाँ ले लीजिए अल्फा, यहाँ ले लीजिए बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180। जब दो कोणों का योग 90 अंश कप्लीमेंट्री, जब दो कोणों का योग 180 अंश सप्लीमेंट्री। वाह, कप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, घपला नहीं करना, ठीक है। फिर आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब होता है एकदम पास, एडजेसेंट मतलब होता है एकदम पास, है ना, जो आपके एकदम दिल के करीब हो। आपको ध्यान आया होगा, नहीं वो पास नहीं, एक रेखा के दोनों तरफ बने समविवर्ती कोण क्या कहलाते हैं भाई, एडजेसेंट एंगल, है ना। एक रेखा है भाई, एक रेखा के दोनों तरफ बने कोण एक दूसरे के समीपवर्ती। हम कहेंगे कि अल्फा एंगल का समीपवर्ती कौन है, बी। अल्फांश के समीपवर्ती कोण बी, समीप एकदम एडजेसेंट एकदम पास में, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका समीपवर्ती कोण, है ना। इतना हम समझे। अब हम समझेंगे क्या, त्रिभुज के बारे में। अब हम कहाँ समझेंगे भाई, त्रिभुज के बारे में समझेंगे, ठीक है। देखिए तीन लाइन से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक। अब त्रिभुज तीन लाइन से कैसा भी आकृति घेरी है क्या कहलाएगा आपका, त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज बना होगा, हाँ देखिए है कि नहीं, त्रिभुज क्या है, बना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है भाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा कितना होता है 180 होता है, ठीक है। त्रिभुज निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम एंगल के अनुसार देखें, हाँ भुजा के अनुसार, सबसे पहले हम भुजा के अनुसार देखेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू साइड, है ना, भुजा के अनुसार क्या देखेंगे भाई। कह रहे कि त्रिभुज निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु, बाहु क्या है, सेम है। तो जिस त्रिभुज की भुजाएं सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोण कितना होता है 60 अंश का, है ना। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है ना, तो क्या है भाई, इसका भी 60, इसका भी 60, इसका भी 60, ए इसके बराबर, ए इसके बराबर, ए तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। हाँ ये भी कह सकते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें भुजाएं, तीनों भुजाएं भी बराबर होते हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है ना, इक्विलेटरल। उसके बाद आता है भाई समद्विबाहु त्रिभुज। वह द्विबाहु जो उसका सम है ना, तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें दो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखिए, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखिए ए क्या हो जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ए वाला भुजा इसके बराबर है, यही तो कह रहा है, यही कह रहा है ना, जिसको दो भुजाएं क्या हो बराबर है। उसके बाद कह रहा है इसमें दो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होता है बराबर। ए जितने का कोण बनाएगा उतने का कोण ए बनाएगा। इसका कहने का मतलब सामने इसके इस भुजा के सामने कोण ए है, इस भुजा के सामने का कोण ए है, तो जितने कोण ए बनाएगा उतना ही कोण ए बनाएगा। यही कह रहा है कि इसमें दो बराबर भुजाओं के, है ना, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखिए समद्विबाहु आप बना के घर चेक कर लीजिएगा, है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा एक दूसरे के बराबर। तो इसके सामने का कोण ए है, मान लेते हैं 30 डिग्री, इसके सामने कोण भी कितने का होगा 30 डिग्री। ऐसा ही तो क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। समद्विबाहु उसको आता है विषम बाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई भिन्न हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। ठीक है भाई, है ना। देखिए विषम बाहु त्रिभुज बना था पीछे, हम बना ही दे रहे हैं भाई, एक देखिए, है ना, तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई, विषम बाहु त्रिभुज है कि नहीं। तीनों भुजाओं क्या है, अलग अलग है। अभी तक किसके अनुसार देख रहे थे भाई, है ना, भुजा के अनुसार देख रहे थे, किसके अनुसार, भुजा के अनुसार। अब किसके देखेंगे हम,
कोण के आधार पर देखेंगे, ठीक है, किसके आधार पर, कोण के आधार पर। तो पहला आएगा समकोण, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री को हो, उस त्रिभुज को, है ना, उसे क्या कहते हैं भाई, समकोण। तीनों में से एक कोण कितने का चाहिए, 90 डिग्री का चाहिए। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या होता है भाई, कर्ण होता है। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं भाई समकोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज, हाँ, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से प्रत्येक दो कोण का मान, क्या लिखा भाई, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से प्रत्येक दो कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहेंगे भाई, न्यून कोण कहेंगे। करेक्ट, दो कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो क्या कह देंगे, न्यून कोण, है ना। न्यून कोण उसे कहते ही है, न्यून कोण क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, है ना, बस देखते जाइए। अधिक कोण किसे कहेंगे, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। कह कि एक कोण जो होना चाहिए ना 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो एक कोण है ना, जो एक कोण है, एक कोण का मान है वो 90 से अधिक है लेकिन 180 से कम है। तो एक कोण का मान क्या होना चाहिए, 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से कोण अधिक कम होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। ये तो प्रॉपर्टीज है ना। तो त्रिभुज की प्रॉपर्टीज है भाई कि किन्हीं दो भुजाओं का जो योग करेंगे तो तीसरी भुजा से अधिक होगा, किन्हीं दो भुजाओं का योग करेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होगा, अधिक होगा, है ना। अब हम क्या देखेंगे, चतुर्भुज देखेंगे, चतुर्भुज, है ना। क्या देखेंगे, यही तो भाई ज्यामितीय आकृति यही है, और क्या चीज है ना। ज्यामितीय आकृति मतलब क्या, यही चीजें पढ़ना है। अब इस चीज में ड्राइंग के नियम के अनुसार यही है। आप मैथ पढ़ते तो इसमें निकालते क्या, एरिया निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया, ताम झाम होता है ना मैथ में। अब हमको क्या पढ़ना है भाई, समचतुर्भुज पढ़ना है। चतुर्भुज क्या पढ़ना है, चतुर्भुज। जो आकृति चार सरल रेखाओं से मिलकर बनी है उसे चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चार समकोण के बराबर होता है। क्या करा, चतुर्भुज के चारों कोण, है ना, कोण लिखेंगे, कोण चार समकोण के बराबर, यानी ऐसा, हाँ सही है ना। कह रहा है, भाषा समझिएगा, कहने का मतलब है कि चार लाइनों से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। कह रहा है कि सभी चतुर्भुज के सभी कोण कितने के होते हैं भाई, 90 डिग्री के होते हैं, है कि नहीं। चतुर्भुज के सभी कोण कह रहा है कि 90 डिग्री के होते हैं, यही कह रहा है। कह रहा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चार समकोण के बराबर अर्थात 90 गुणे 4 यानी 360 डिग्री का होता है। चतुर्भुज निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कह रहा है स्क्वायर। स्क्वायर वह समतल आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो तथा 90 डिग्री पर हो। आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान होती हैं, है ना। विकर्ण भी क्या होती है आपके, समान। तो स्क्वायर में तो कुछ बताना है, सबको पता है कि नहीं। हम देखिए यही आपका स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या हो कि क्या स्क्वायर किसे कहते हैं भाई, आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर तथा एक दूसरे के समांतर हो। इसके बराबर ए हो, इसके बराबर ए हो तथा एक दूसरे के समांतर भी है। जितना लंबा ए है उतना ही लंबा ए भी है ना। चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, लंबाई में बराबर होनी चाहिए और 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो क्या कहते हैं भाई, इसे स्क्वायर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, स्क्वायर, है कि नहीं, आसान है। स्क्वायर में क्या बताना भाई, और फिर आयत में भी क्या बताना होता है। आयत में सामने सामने की भुजा बराबर होती है तथा एंगल कितना होता है, 90। ए इसके बराबर होगा, ए इसके बराबर होगा, है कि नहीं। वह समतल आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हो, ठीक है, सभी कोण 90 डिग्री हो तथा दोनों विकर्ण समान हो। देखिए विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दोनों विकर्ण क्या रहेंगी भाई, समान होंगी, ठीक है। स्क्वायर में भी यही हाल है। स्क्वायर में भी विकर्ण जो है ना वो समान है। स्क्वायर में भी विकर्ण की लंबाई क्या होती है आपकी, समान होती है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। ये देखिए विकर्ण क्या होनी चाहिए, समान चाहिए। ये इसके बराबर समांतर होगा, ये इसके बराबर और समांतर होगा, ठीक है। चलिए समचतुर्भुज, है ना। समचतुर्भुज देखिएगा, समचतुर्भुज क्या है, वह समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में अंतर देखिए। हम आपको सीधे सीधे फिगर से दिखा दे रहे हैं। समचतुर्भुज रोम्बस और पैरेललोग्राम, है ना। देखिए रोम्बस को कहते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कहते हैं भाई, है ना, चतुर्भुज कहते हैं। और इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ये दोनों में बहुत दिक्कत होता है भाई, समांतर चतुर्भुज, है ना। हमको तो छोटे थे बहुत दिक्कत होता। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज, देखिए समचतुर्भुज के जो दोनों क्या होते हैं, समचतुर्भुज, हाँ, समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती है ना एक बराबर होती हैं।
समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं भाई, एक बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं एक बराबर होती हैं, जबकि जबकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ये मेन अंतर है, ठीक है सर। ये समचतुर्भुज कह सकते हैं, स्क्वायर की तरह दिख रहा है, थोड़ा टेपर हुआ, और समांतर चतुर्भुज समांतर है ना, पैरेललोग्राम दिख रहा है आपका, कैसे आयत की तरह। तो समझ आया, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसके चारों भुजाएं क्या हो, समांतर हो। देखिए क्या लिखा हुआ, इसमें अजीब तरह से लिखेगा, वह समतल आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर हो, है ना। आमने सामने के कह रहा है, आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर हो। तो देखिए समांतर ही तो है ना, है, देखिए समांतर है, समान और समांतर है ना, समान और समांतर है, इसका समांतर है, इसका समान है, और आमने सामने का तो समान है, प्लस चारों इसमें समान रहता है, ठीक है। परंतु विकर्ण एक समान नहीं होता, ये जो विकर्ण होते हैं ना, वो एक समान नहीं होते। यही देखिए दिख जा रहा है, ये ज्यादा लंबा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, यहीं पर दिख जा रहा है, विकर्ण समान नहीं होते। चतुर्भुज के चारों अभिमुख कोण यानी विपरीत कोण बराबर होते हैं, है ना। क्या कर रहा है कि विकर्ण एक दूसरे कहाँ काटते हैं भाई, है ना, इसके विपरीत कोण से मतलब नहीं, एक दूसरे कहाँ काटते हैं, 90 डिग्री पे। ये जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे के कहाँ काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, है ना। तो समांतर समचतुर्भुज में जो होता है, विकर्ण कहाँ काटते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे, है ना, कहाँ काटते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे। चलिए उसके बाद समांतर चतुर्भुज को देखते हैं, वह है ना जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो। देखिए दोनों में एक ही डेफिनेशन लिखा है, लेकिन आपको समझना है इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, चारों भुजाएं। इसमें आमने सामने की ना, इसको थोड़ा मॉडिफाई करिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, है ना। क्या भाई इसका क्या है कि आमने सामने की भुजाएं समान होती है, समान तो होती है, समांतर, चारों भुजाएं समान हो समांतर। इसमें आमने सामने की भुजाएं होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब इसके विकर्ण की बात करेगा, है ना, कह रहा है कि इस चतुर्भुज का सम्मुख कोण भी एक दूसरे के बराबर होता है ना। सम्मुख मतलब होता है कि विपरीत कोण, क्या होता है भाई, सम्मुख मतलब होता है कि विपरीत कोण, है ना, वो जाना जरूरी है। देखिएगा, है ना, एंगल वगैरह जब निकालना होता है ना, जब मैथ हम लोग पढ़ते जब एंगल निकालना होता है तब इसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ आपका एंगल वेंगल नहीं देगा, एरिया निकालने के लिए देखा, हम आगे करेंगे, अगला हम निकालेंगे एरिया है, ठीक है। उसके बाद आता है भाई समलंब चतुर्भुज, है ना, ट्रिपोजोइड आता है, फिर आता है एक आता है आपका ट्रेपेजियम, है ना, एक क्या आता है आपका जिसकी दो भुजाएं समांतर होती है तथा विकर्ण एक दूसरे के 90 पर नहीं काटते। देखिए क्या होता है भाई, ट्रेपोजोइड आता है, ट्रेपेजियम आता है ना, क्या आता है, ट्रेपोजोइड आता है और क्या आता है, ट्रेपेजियम आता है। तो ट्रेपोजोइड और ट्रेपेजियम में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक ही तरह ये दोनों दिखते हैं, है ना। तो देखिएगा समलंब चतुर्भुज, देखिए ऊपर क्या हो जाएगा एक, नीचे एक, दो भुजाएं देखिए एक दूसरे के समांतर है, देखिए दो भुजाएं, है ना, ये दो, देखिए इसकी दो भुजाएं समांतर होती है, एक ए और एक ए, बराबर का है तो सिंबल हो गया भाई समांतर, है कि नहीं, दिख रहा है ना। दो भुजाएं क्या होती हैं, दो भुजाएं ए और ए एक दूसरे के समांतर होती है, विकर्ण ए 90 डिग्री पर नहीं काटते, वैसे ही नहीं काट रहे हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी चीजें बनी होंगी, है कि नहीं, है ना, ठीक है। ये हमको लग रहा है वही चीज, देखते हैं क्या बना है, हाँ वही चीज है, देखिए ये बना ना, ये बना कि नहीं बना, ये वही है, क्या है भाई, ये ट्रिपोजोइड है ना, क्या है, ट्रिपोजोइड, ठीक है कि नहीं, ये क्या है आपका ट्रिपोजोइड है, ठीक है। चलिए भाई इसमें फिगर था, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए अब क्या है, ट्रिपोजोइड के बाद ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम क्या होता है, इसकी कोई भी भुजा समांतर नहीं होती परंतु दो भुजाएं बराबर हो सकती है। ट्रिपोजोइड क्या होता है भाई, देखिए ऐसा हो सकता है तो एक क्या चीज है भाई, एक क्या चीज है, देख लीजिए, है ना, कैसे भी शेप का होगा, लेकिन कह रहा है कि कोई भी इसकी समांतर, क्या इसके समान है ना, समांतर है भी तो हम इसको बिना समांतर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये देखिए ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, देखिए चार भुजाएं कि नहीं, 1 2 3 और 4, है ना, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर ऐसा मान लीजिए, है कि नहीं। तो बताइए चार भुजाएं हो गई, है ना, क्या एक दूसरे के समांतर है, बिल्कुल नहीं, है ना। लेकिन कह रहा है कि इसमें दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके क्या कह रहा है कि दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। अब पॉलीगॉन्स देखेंगे, पॉलीगॉन्स मतलब होता है बहुभुज, पॉलीगॉन्स मतलब क्या होता है भाई, बहुभुज, बहुभुज मतलब बहुत भुजाएं, कितनी भुजाएं, जब अभी हम लाइन पढ़े एक ही था, उसके बाद ट्रायंगल पढ़े 3 था, रेक्टेंगल पढ़े मतलब कि चतुर्भुज पढ़े 4 था,
जब 5 या 5 से अधिक भुजाओं से मिलकर जब आकृति बनती है तो कहते हैं बहुभुज, पॉलीगन, है ना। 5 या 5 से अधिक सीधी रेखाओं से घिरी समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं, है ना, जिसमें समभुजाएं तथा सभी के कोण क्या हो, समान हो, उसे कहते हैं हम लोग नियमित, रेगुलर पॉलीगन। क्या कहते हैं भाई, रेगुलर पॉलीगन, है ना। हमको रेगुलर पॉलीगन ही पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, रेगुलर पॉलीगन, है ना। रेगुलर पॉलीगन आप लोग पढ़े होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जब आप पढ़े थे पेंटागन, हेक्सागन, है ना, पढ़े थे ना, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, वो सब था, नियमित था। नियमित मतलब कि सभी भुजाएं समान होंगी, है ना, लिखा है ना, जिसमें सम भुजाएं तथा समान तथा कोण समान हो, तथा उसके होगा, तथा उसके कोण क्या हो भाई, उसके कोण क्या हो, समान हो, उसके क्या कहते हैं, नियमित भुजा, है ना। जैसे कि पेंटागन, हेक्सागन, है ना, जैसे कि रेक्टेंगल ही देख लीजिए। रेक्टेंगल एक तरह से क्या है भाई, रेक्टेंगल एक तरह से क्या है, रेक्टेंगल, है ना। ये रेक्टेंगल है क्या, ये जो रेक्टेंगल है ना, ये क्या है भाई, ये नियमित है, ये नियमित, ये भी है ना, हम बहुभुज पढ़ रहे हैं लेकिन हम आपको बता रहे हैं ना, ये क्या है भाई, नियमित है, सॉरी, क्योंकि ए वाला भुजा सभी क्या रहेंगे, एक दूसरे के बराबर, है ना, स्क्वायर कर देंगे। तो ऐसे ही हमको पेंटागन, हेक्सागन, है ना, पॉलीगन, है ना, पॉलीगन कहते हैं जिसकी भुजाएं 5 या 5 से अधिक हो, लेकिन हमको पढ़ना है रेगुलर पॉलीगन, जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी एक ही जैसा होगा, है ना। रेगुलर पॉलीगन हमारे सिलेबस में ही पढ़ा जाता है, क्योंकि इरेगुलर वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हाँ, क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड। अब क्या होता है भाई, पंचभुज, है ना, कहीं फिगर वगैरह मिलेगा कि नहीं, इधर मिलेगा, ठीक है। पंचभुज इस आकृति के अंदर के सभी कोण 108 अंश के होते हैं तथा 5 भुजाएं समान होती है। देखिएगा, यहाँ एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से 108 डिग्री, यहाँ से 108 डिग्री, यहाँ से 108 डिग्री, और यहाँ से 108 डिग्री खींचेंगे तो जा करके मिलेगा। लेकिन कितना, 108 डिग्री, 108, है ना। तो आता है क्वेश्चन कि पेंटागन, यदि पंचभुज लिख देना तो समझना है कि रेगुलर पंचभुज। अब ये नहीं लिखने जाएगा कि रेगुलर पेंटागन, नहीं, पंचभुज में हमें सिलेबस में वही पढ़ना ही होता है। तो पंचभुज के अंदर कितना कोण बनता है, 108 अंश पंचभुज के अंदर, है ना। रेगुलर मतलब देखिए, सबका अंश कोण बना है एक समान, और सबका हम कह देंगे 30 mm है, सबका हम कह देंगे 40 mm है ना। सबकी भुजा की लंबाई क्या हो जाए, इसे रेगुलर कहते हैं भाई। भुजा की लंबाई क्या हो गई, सेम हो गई, एंगल भी सेम हो गया, तो इसे कहते हैं हम लोग रेगुलर, है ना। तो कहेगा पेंटागन के अंदर का कोण कितना होता है, तो आपको कहना है 108 अंश, है ना। खष्टभुज का क्या होता है भाई, 120 अंश होता है, इसकी भी सभी भुजाएं समान होती है। अष्टभुज का देख लेते हैं इधर, ठीक है ना। देखिएगा, एक क्या है भाई, एक पेंटागन, है ना, पेंटागन फैल गया है, ठीक है ना। तो ये ना ये रेगुलर नहीं है, ये क्या है कि पीपीटी लगाते समय फैल गया है। देखिए ए स्क्वायर कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है ना। लेकिन आपको ना समझना है ना, वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ कितना इसका कोण बनता है, 108 डिग्री का, है ना। हेक्सागन में 120 डिग्री का बनता आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ 90 डिग्री का हो जाएगा। तो पॉलीगन है नहीं, ट्रायंगल तो पॉलीगन है नहीं, है ना। तो अब बताइए अष्टभुज में कितने अंश का कोण बनता है भाई, 135 अंश का। सप्तभुज में कितने बनेगा, 128.57 अंश का। तो आता कौन है, आएगा आपका पेंटागन और हेक्सागन, है ना। पेंटागन और हेक्सागन ही आएगा, है ना। अब आएगा पेंटागन के अंदर कितने भुजाओं के मध्य कोण बनता है, फिर 9 भुजा, है ना, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, 10 भुजा हम बस दे दिए हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जान जाइए भाई, खष्टभुज, अष्टभुज, 9 भुज, 10 भुज सारी चीजें होती हैं, है ना। 10 भुजा है, ये नहीं आने वाले, पंचभुज खष्टभुज ही आता है, ठीक है ना। क्या है ना, कोई भी हो, 11 भुज, 12 भुजा। और करा बहुभुज के गुण, पॉलीगन के ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है भाई, प्रॉपर्टीज एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। प्रॉपर्टीज क्या होता है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसको देख करके हम पहचानते हैं कि हाँ ये चीज है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसको देख करके हम पहचानते हैं, अच्छा ये चीज है। जैसे कि हम कह देंगे हम एक ऐसी आकृति बना रहे हैं ना, एक ऐसी रेगुलर पॉलीगन बना रहे हैं जिसके अंदर का कोण 108 डिग्री है। 108 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और आपको देखते ही पता चल गया, ओहो 108 डिग्री तो पेंटागन के अंदर का कोण होता है ना। तो पेंटागन क्या होता है, एक क्या होता है भाई, एक प्रॉपर्टीज एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसको देख करके हम पहचान लेते हैं, है ना। तो देखिए बहुभुज के बहुत सारे कोण होते हैं। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 2n - 4 × 90।
आंतरिक कोणों का योग, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या है, इस पर हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे एमसीक्यू में, है ना। जैसे पंचभुज का जगह पंचभुज का है ना, कह देगा पंचभुज का आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे पंचभुज का आंतरिक कोणों का योग 2n माइनस 4 इंटू 90, आप लोग पढ़े होंगे इस फार्मूले का। तो 2n मतलब 5 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 90 कितना हो जाएगा भाई, 10 में 4 6, 540 अंश आंतरिक कोणों का योग। अब पंचभुज के बाद कह दे आप, मतलब कि खष्टभुज कह दे, है ना, तो 6 लिख देंगे, है कि नहीं। तो पंचभुज के, हाँ, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है भाई, एक कितना होता है 2n माइनस 4 इंटू 1 इंटू 90, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा इस पर, ठीक है ना, स्टार बना लीजिएगा। कह रहा कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है भाई 360, है ना, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है मेरे लाल, 360 डिग्री होता है। कितना होता है आपका 360 डिग्री। फिर कह रहा है कि नियमित जो रेगुलर पॉलीगॉन के कोने पर क्या होते हैं, वृत्त स्थित होते हैं। मतलब क्या होता है ना, देखिएगा हम पेंटागन बना रहे हैं, देखते हैं यहाँ पेंटागन है कि नहीं है ना, देखते हैं यहाँ पेंटागन है कि नहीं है, क्या है देखिएगा, हम बना रहे हैं भाई, नहीं है तो हम इंजीनियर आदमी, हम बना ही देंगे, वाह, है ना, लेकिन अच्छा नहीं बनेगा, यही समस्या है ना मेरे पास। देखिएगा मान लेते हैं कि बहुत अच्छा है ना, मान लेते हैं क्या है मेरे लाल, मान लेते हैं बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं पाता, हो ही नहीं सकता। तो क्या कर रहा है कि नियमित पॉलीगन के कोने पर वृत्त स्थित होते हैं, यानी एक हम वृत्त बनाएंगे ना, एक हम वृत्त बनाएंगे तो इसके कोने पे ही आएगा। नियमित पॉलीगन के कोने पर क्या होता है, एक वृत्त स्थित होता है कि नहीं। नियमित पॉलीगन के कोने पर क्या होता है भाई, कोने पर एक वृत्त स्थित होता है, देखिएगा देखिए, है ना, ये चीज एक कह रहा है कि नियमित पॉलीगन के कोने पर क्या होता है, एक वृत्त स्थित होता है। दूसरा क्या कर रहा है, नियमित पॉलीगन की भुजाएं अंदर बनाए गए वृत्त के स्पर्शी होती है। इसका मतलब क्या है कि नियमित पॉलीगन में जो भुजाएं होंगी ना, देखिए जो भुजाएं होंगी वो बनाए गए वृत्त के कैसे होंगी भाई, स्पर्शी होंगी। बनाए गए वृत्त के कैसे होंगी, स्पर्शी होंगी, है ना, बनाए गए वृत्त के कैसे होंगी, आपके स्पर्शी होंगी। चीजें क्लियर हो रही है ना, तो प्रॉपर्टीज है, क्या है कि नियमित बहुभुज है कि कोने जो होते हैं ना वो वृत्त पर स्थित होते हैं, ठीक है, लेकिन जो उसकी भुजाएं होते हैं ना वो वृत्त से ना स्पर्श करता है, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि बहुभुज के प्रत्येक कोणों का योग कितना होता है भाई, देखिए बहुभुज के कोणों का योग क्या होता है, 2n माइनस 4, अभी हम देखे थे इंटू 90। बहुभुज के कोणों का योग कितना होता है, 2n माइनस 4 इंटू 90 होता है कि नहीं होता है। अब इसे 2n माइनस 4 इंटू 90 भाई क्लास लिखते हैं, बहुभुज के प्रत्येक कोणों का योग क्या होता है, 2n माइनस 4 इंटू 90, है कि नहीं, है ना। और जब इसी 2n माइनस 4 इंटू 90 में भुजाओं की संख्या n से भाग दे देंगे, भुजाओं की संख्या जब n से भाग दे देंगे, जिसे कहेंगे एक कोण, एक है ना, क्या कहेंगे प्रत्येक कोण का, प्रत्येक एक कोण का योग कितना होगा, एक कोण का योग कितना होगा भाई, मतलब 2n माइनस, देखिए यहाँ n होगा 2n माइनस 4 अपान में n, 2 नहीं क्या हो जाएगा भाई 2n माइनस 4 अपान में n। जैसे देखिए हम आपको प्रूफ करके बताते हैं, आपको हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ 5 भुजा आया था तो 540 में भाग दे दीजिए, भुजा प्रत्येक कोण निकालना है भाई, तो प्रत्येक कोणों का योग क्या हो जाएगा, पंचभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना आ जाएगा, अपान में n, n का मान कितना है 5, तो इसमें देंगे 5, तो क्या आ जाएगा देखिए 40, 108 है कि नहीं आ गया, है ना। तो बहुभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग में n से भाग दे दीजिए भुजा की संख्या से। फिर आता है कि बहुभुज के विकर्णों का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या होता है भाई n माइनस 3 अपान में 2, क्या होता है n माइनस 3 अपान में 2, विकर्ण के क्या होता है, विकर्ण के संख्या होता है, विकर्ण का क्या होता है भाई, संख्या होता है। अब देखिए विकर्ण का संख्या हम बताते हैं कैसे, देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं पेंटागन का, है ना, हम बता रहे हैं हेक्सागन पे पेंटागन ही आएगा। तो देखिए हम कहेंगे कि विकर्णों का विकर्ण कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे n माइनस 3 इंटू 2, यही होगा n, भुजा की संख्या कितना है 5, 5 माइनस 3 भाग दे देंगे 2 से,
तो कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। कितना होगा 5 नंबर। देखिए डायगोनल 5 इसमें ढूंढ लीजिए। अब 5 ने इसमें ढूंढ लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 है। तो किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगा n-3 अपान में 2। क्या होगा n-3 अपान में हो जाएगा 2। क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, अब बहुत निकट आ गए हैं भाई, एकदम नजदीक आ गए हैं। अब खत्म ही होने वाला, जान दीजिए क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। वृत्त कह रहा है कि वृत्त किसे कहते हैं? एक अचल बिंदु के सापेक्ष कोई चल बिंदु इस प्रकार घूमता है कि उसके अचल बिंदु केंद्र से समान दूरी पर चले तो चल बिंदु को, देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक अचल बिंदु है, ठीक है। जब एक अचल बिंदु के सापेक्ष, इसके सापेक्ष, इसके मतलब कि मान करके, इसको सब कुछ अपना मान करके इसके सापेक्ष चल बिंदु इस प्रकार घूमता है कि अचल बिंदु से समान दूरी रहती है, तो चल बिंदु से बनी आकृति वृत्त है ना, एक चल बिंदु है जो इसको इसके सापेक्ष क्या रही, समान दूरी पर घूम रही है, तो इसे क्या कहते हैं, सर्कल। इसे क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। कभी आपसे सर्कल नहीं पूछा जाएगा, है कि नहीं, है ना। सर्कल नहीं पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा सेंटर। कहेगा केंद्र क्या है, कहेंगे जिस स्थिर बिंदु के चारों ओर एक चल बिंदु नियत दूरी बनाए हुए गति करता है उसे वृत्त का केंद्र है ना। जिस स्थिर इसी के सापेक्ष जो कण था गति कर रहा था, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। फिर आएगा आपका त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक स्थित दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। यानी इस यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, रेडियस। परिधि यही है जिस रास्ते पर कण गति करते हुए चलता है कि नहीं। व्यास क्या कहलाता है भाई, व्यास कहलाता है, यहां देखिए व्यास कहलाता है जब हम क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं भाई, एक हम जीवा खींचते हैं, कह सकते हैं उसका सेंटर में एक लंबा सा लाइन खींचते हैं, उसे व्यास कहते हैं, है कि नहीं। क्या कहते हैं भाई, इसके केंद्र से गुजरने वाली लाइन जो इधर की परिधि को टच करे, इधर की परिधि को टच करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। लिखा है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा जो उसके परिधि को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, व्यास कहलाती है कि नहीं। उस केंद्र से गुजर रहा है और यहाँ स्पर्श कर रहा है, यहाँ क्रॉस नहीं कराना है, क्रॉस करा दिए तो गए काम से, बस स्पर्श कराना है ना, स्पर्श, बस रुक जाइए, है ना। तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली स्पर्श रेखा, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो वृत्त के परिधि को स्पर्श करती हो। अब परिधि वृत्त के केंद्र से नियत दूरी बनाए रखते हुए चल बिंदु के पूर्ण बिंदु पथ को परिधि कहते हैं भाई। वो जो बिंदु था जिस पथ पे चला था, बिंदु था जिसके सापेक्ष, केंद्र के सापेक्ष जिस पथ पर चला था, उसे क्या कहेंगे हम, सर्कल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, सर्कल। ड्राइंग वाला भाषा है, सॉरी, उसे क्या कहेंगे, परिधि। जिस पथ पे चलेगा उसे कहेंगे परिधि, और उसके चलने से ही सर्कल बनता है, ड्राइंग का भाषा, ठीक है। चाप नहीं, चाप। वृत्त के परिधि के एक अंश को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं भाई। एक अंश यहां से ले लीजिए, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, चाप। इसे एक अंश की परिधि को इसे क्या कहेंगे, चाप कहेंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें चाप यहां से लेकर के यहां तक बनाया हुआ आर्क लिखा है ना। तो क्या लिखा भाई, डिफिनेशन कैसे देखें, वृत्त के परिधि के एक अंश को चाप कहते हैं। फिर जीवा किसे कहते हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर न गुजरे, जीवा कहलाती है ना। जीवा देखिए कहीं खींच दीजिए, दो, वही स्पर्श कराना है, कहाँ स्पर्श कराना है, दोनों परिधि पर, है ना। लेकिन वो जो रेखा है उसके सेंटर से नहीं गुजरना चाहिए। यदि सेंटर से गुजर गया तो डायामीटर हो गया, है कि नहीं। तो वृत्त के अंदर क्या है कि सेंटर से गुजरती हुई रेखा जो परिधि को स्पर्श करती है, डायामीटर। लेकिन वृत्त के अंदर किन्हीं दो जगहों के बिंदुओं को स्पर्श करते हैं, क्या कहते हैं भाई, जीवा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीवा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका छेदिका, है ना। क्या आता है भाई, सेकेंड। वृत्त के दो खंडों में विभाजित करने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर न गुजरे, छेदिका कहलाती है ना। जीवा भी वृत्त को दो खंडों में विभाजित करती है, परंतु यह वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं पर केवल स्पर्श करती है। ध्यान दीजिएगा, छेदिका मतलब क्या होता है, इसमें नहीं बना हुआ, देखिएगा। जैसे एक सर्कल हो गया, छेदिका मतलब सेकंड मतलब क्या हो गया, क्रॉस कर दीजिए अलग से। वृत्त के दो खंडों में विभाजित करने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर न गुजरे, छेदिका कहलाती है ना। लेकिन क्रॉस करना है, क्या करना है आपको, क्रॉस करना है।
यदि यही गया होता, यहीं तक रुक गया होता तो जीवा, यही सेंटर से गया होता, यहां तक रुक गया होता तो डायामीटर। ये समझ आ रही है ना? ठीक है, जब क्रॉस कर गया तो कहेंगे छेदिका कहेंगे, है कि नहीं, है ना, सेकंड। और 1 सेकंड से देखिएगा उसके बाद क्या होता है भाई, उसका होता है सेगमेंट। एक जीवा तथा एक चाप से घिरे वृत्त को वृत्त खंड कहते हैं। देखिएगा, एक जीवा ले लीजिए, एक जीवा ले लीजिए और एक चाप ले लीजिए, इसको हम हैचिंग करें। देखिए, एक जीवा और एक चाप से मिली आकृति को क्या कहते हैं भाई, सेगमेंट कहते हैं, है कि नहीं। देखिए क्या कहते हैं, एक जीवा लिए, एक चाप लिए, देखिए, है कि नहीं। देखिएगा देखिएगा, बस देखते जाइए, है ना। फिर एक ले लेना है भाई, एक देखिए, एक जीवा लिए, एक इधर का चाप ले लिए, कितने सेगमेंट, 2 सेगमेंट। एक जीवा कितना सेगमेंट बनाता है भाई, 2 बनाता है, ठीक है ना। चलिए भाई, अब देखिए क्या कर लेंगे, यहाँ तो दिया हुआ है रेडियस, आपको सेक्टर दिखाई दे रहा है ना, सेक्टर भी बता रहे हैं, सेगमेंट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा, टेंजेंट अभी बताएंगे, ठीक है, तो सब बताएंगे, ठीक है। परिधि दिख रहा है, डायमीटर और जीवा दिख रहा है। अब देखिएगा, हाँ क्या है, सेक्टर, त्रिज्यखंड, 2 अर्धव्यास एवं एक चाप से घिरे वृत्त को क्या कहते हैं भाई, सेक्टर कहते हैं। कह रहा है कि 2 अर्धव्यास, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि सर्कल हो गया, है ना। देखिए, एक अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब रेडियस, एक अर्धव्यास मतलब रेडियस, 2 अर्धव्यास हुआ कि नहीं, एक अर्धव्यास ये हुआ, दूसरा अर्धव्यास ये हुआ। क्या कर रहा है कि 2 अर्धव्यास एवं एक चाप से घिरे, एक क्या है भाई, चाप है कि नहीं, एक क्या है भाई, एक चाप है, क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। सेक्टर का फिगर शायद पीछे बनाया था, है कि नहीं। देखिए, एक चाप है, एक अर्धव्यास, रेडियस इधर, अर्धव्यास इधर, एक अर्धव्यास और एक चाप हो गया, एक क्या हो जाएगा आपका, सेक्टर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा आपका, सेक्टर। फिर आता है आपका समकेंद्रीय वृत्त। भाई एक ही को केंद्र मानकर बहुत सारा वृत्त बनाइए, क्या कहेंगे, समकेंद्रित। जब 2 वृत्तों का केंद्र बिंदु एक ही हो तो वो एक दूसरे के समकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के समकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, ठीक है। उत्केंद्रीय वृत्त, अब अलग अलग वृत्तों के क्या हो जाए, अलग अलग वृत्तों के क्या हो जाए भाई, अलग अलग वृत्तों की जो है ना, सेंटर लाइन अलग, जैसे इसका क्या हो जाए भाई, इसका ए हो जाएगा, फिर अगले का क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं, अगले का ऐसा हो जाएगा। तो देखिए, अलग अलग वृत्त के अलग, तो लिखा है ना, देखिए अलग अलग वृत्त का क्या है भाई, अलग अलग, एक सेंटर इसका हो जाएगा, एक सेंटर इसका होगा, तो उसे कहेंगे इसेंट्रिक सर्कल, यानी क्या कहेंगे भाई, उत्केंद्रीय वृत्त, क्या कहेंगे, उत्केंद्रीय वृत्त। अब जानते हैं पढ़ाने का तरीका, सबसे पहले हम थियरी को क्लियर करते हैं, है ना, सबसे पहले उस टॉपिक का थियरी। पिछले क्लास में ज्यामिति आरेखन पढ़ाए थे, सॉरी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद क्या पढ़ाए थे हम, एमसीक्यू लेकर आए थे, है ना। आज हम क्या पढ़े हैं, ज्यामितीय आकृतियों का चित्रण, जिसमें हम बहुत बहुत बेसिक से लेकर एकदम आसान भाषा में समझाए हैं। अब उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ कुछ उससे रिलेटेड क्या करेंगे भाई, हम एमसीक्यू करेंगे, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। चलिए एमसीक्यू क्या करते हैं भाई, खत्म करते हैं, है ना। अब जानते हैं कि बहुत यूट्यूब पे बहुत ज्यादा क्लासें नहीं चलने वाली हैं, हम फिर एक बार कह रहे हैं कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा क्लासें नहीं आएंगी, आपको एप्लीकेशन पे जाकर का कोर्स परचेज कर लीजिए, अभी ऑफर चल रहा है ना, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, www.civiltechsolution.in पे विजिट कर सकते हैं, या एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, है ना, है ना। कंसेप्ट हो गया, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कराएंगे। मेरा नाम मंकेश सर है, बहुत सालों से हम पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए भाई अब हम निपटाते हैं एमसीक्यू को, है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और रह गया है। देखिए क्या कह रहा है कि पहचानिए कौन सा फिगर है, ये तो कोई पहचान लेगा, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टभुज है, अष्ट अष्ट अष्टकोना लिख रहा है भाई, बात वही हुआ, क्या है भाई, अष्टभुज है, ठीक है ना, खष्टभुज नहीं है, आयत नहीं है, पंचकोण नहीं है, ठीक है। करे कि निम्नलिखित त्रिभुज को पहचानिए, बताइए कौन सा त्रिभुज है, आप बताइए भाई, कौन ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोणें बराबर होती हैं, बताइए कौन सा त्रिभुज है ना, बताइए भाई, जिसकी भुजाएं बराबर हो, है ना, समबाहु त्रिभुज, है ना, समभुज त्रिभुज कह सकते हैं, है ना, इंग्लिश में लिखेगा भाई क्या, समद्विबाहु नहीं, तीनों जगह 60 डिग्री का है, समभुज त्रिभुज, है ना, विषम बाहु नहीं, इसका कहने का मतलब समबाहु, भुज मतलब बाहु, ठीक है। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, ओहो, समद्विबाहु त्रिभुज। विषम त्रिभुज जिसकी कोई भुजाएं बराबर नहीं होती, है ना, विषम बाहु मतलब जिसकी कोई भुजाएं बराबर नहीं होती। समकोण, समकोण हो जाएगा 90 डिग्री, समभुज
समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। अगला देखें, निम्नलिखित में कौन सा एक रेखाखंड नहीं है। रेखाखंड, रेखाखंड जो हम पढ़ते हैं ना रेखाखंड, उसको हम एग्जैक्ट रेखाखंड ही बोलते हैं, क्योंकि रेखा की कोई लंबाई नहीं होती, हम रेखा थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, फिर हम कह रहे हैं रेखा की लंबाई नहीं होती, हम उसका थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, है ना, तो सर रेखाखंड कहते हैं। जितना भी हम रेखा पढ़े वो रेखाखंड ही है ना, है ना, ठीक है। तो ये चीज कह रहा है कि बताइए इसमें कौन सा रेखाखंड नहीं है, ठीक है। तो देखिए बांस की लंबाई फिक्स है, ऐसा तो बांस बढ़ता ही चला जाएगा, नहीं वो फिक्स है और रेखाखंड है। रूलर, अरे रूलर मतलब पेन, कॉपी, पेंसिल, ये भी क्या है, रेखाखंड है। पेंसिल ये भी रेखाखंड। लेकिन लेजर बीम, लेजर बीम आप जलाएंगे जब तक उसको मिलेगा नहीं सपोर्ट आगे, वो चलता ही जाएगा लेजर बीम, है ना। तो क्या है, लेजर बीम ही हमारा रेखाखंड नहीं है, क्योंकि इसकी लंबाई डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। कोण का समद्विभाजक कोण को बिल्कुल समद्विभाजित करता है। कह रहा है कि कोण का समद्विभाजक कोण को बिल्कुल समद्विभाजित करता है। क्या कहता है भाई, आधा, है ना। कह रहा है कि समद्विभाजक कोण क्या कहता है, जिसका नाम ही है। जो समद्विभाजक कोण होता है ना, देखिए समद्विभाजक दो बराबर भागों में, समान बराबर भागों में क्या करता है, आधा 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 कर देता है भाई। 90 डिग्री था, आधा था। ये मान लेते हैं 45 डिग्री का, तो समद्विभाजक कोण क्या करेगा भाई, इसको 45 का आधा, इसको 45 का आधा, है ना, आधा कर देता है। क्या कर देता है, आधा कर देता है। एक खष्टभुज में भी कोणों की संख्या कितनी होती है, खष्टभुज, है ना। इस आपको होमवर्क देते, क्या है होमवर्क, n-3/2 आप निकाल लीजिए, है ना। चलिए क्या होमवर्क दें, होम आप होम पे ही है ना। n का कितना हो जाएगा, 6, 6 में से 3, आगे क्वेश्चन देंगे एक होमवर्क, ठीक है देते हैं, याद आ गया। 6 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 कटेगा क्या, 9, कितना हो जाएगा, 9, ऑप्शन में 9 है ना, तो हो जाएगा आपका 9, है ना, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी वो मुझे होमवर्क देते हैं। कंपास द्वारा एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए आपको क्या देना होगा। कह रहा है कि आपको ना कंपास द्वारा एक समबाहु त्रिभुज बनाना है, आपको क्या देना होगा। हम कह देंगे आप समबाहु त्रिभुज बनाइए। आप कहेंगे अरे कुछ तो दीजिए, कैसे बनाएं। जब कहेंगे बनाओ, तो कहेंगे, हम कहेंगे आपको क्या चाहिए, तो कहेंगे कुछ तो दीजिए, हम कहेंगे क्या चाहिए, तो आप कहेंगे कि हमको बता दीजिए कितना एंगल है। ठीक है, एंगल चाहिए, एक भुजा एक कोण, कोण चाहिए। एक भुजा भी हो सकता है कि नहीं, दोनों हो सकता है भाई, है कि नहीं। लेकिन समबाहु त्रिभुज कह रहा है ना, समबाहु तो एक भुजा हो जाएगा, समबाहु है ना, समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी, है ना। समबाहु कह रहा है, समान बाहु वाला, ठीक है। क्या कर रहा है भाई, समबाहु, आसान है ना, देखिएगा क्या हो जाएगा भाई, समबाहु में क्या हो जाएगा, सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, एक उभयनिष्ठ केंद्र को लेकर n संख्या में वृत्त बनाते हैं, वह ज्यामितीय आकृति क्या कहलाती है। ओहो, संकेंद्रित वृत्त, है कि नहीं, है ना। हिंदी देख लो भाई, संकेंद्रित ही है ना, यही तो पढ़े हैं, है ना। समकेंद्रित, है ना, हाँ ठीक है। क्या है भाई, समकेंद्रित एक ही लिए ही है, क्या किए हैं, एक ही लिए है ना। चलिए इसको दे दो होमवर्क, ठीक है, ये तो आसान है। करागे एक नियमित खष्टभुज, है ना, षष्ठभुज को हम खष्टभुज ही कहते हैं, तो मेरा आदत हो गया। तो नियमित जो खष्टभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, अभी पीछे लिखे थे 120 डिग्री, पंचभुज का 108 होता है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। वृत्त के बाहर एक बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा है एक वृत्त है ना, अभी आपको समझ आ जाएगा, आप समझिए इसको, आप समझिए, है ना। कह रहा है कि एक वृत्त है, उसके बाहर एक बिंदु है, इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 1 2, अरे स्पर्श करो भाई, बेइज्जती कराओगे तुम भी। देखिए कितनी रेखा, काट दिया इसको, कट मत करो, बस स्पर्श, कितनी रेखाएं, 2, है ना। एक वृत्त के बाहर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2, क्या 2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले, देखिए वृत्त, देखिए एक वृत्त स्पर्श कर दिया, एक एकदम स्पर्श कर रहा है, देखिए स्पर्श किया कि नहीं, दोनों बाह्य रूप से। एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है, क्या है स्पर्श रेखाओं की संख्या, बताइए, बोलिए, टेल, देखिए कितनी हो जाएंगी भाई, अनंत दिया है क्या, नहीं, देखिए कितनी होगी,
एक स्पर्श रेखा ए, दूसरा स्पर्श रेखा ए, तीसरा स्पर्श रेखा ए, कितनी होंगी? 3 होंगी। तो हो जाएगा आपका 3। कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। करेक्ट। एक बहुभुज जिसके आंतरिक कोणों की मापों का योग बाहरी कोणों की मापों के 1 के बराबर है, क्या कहलाता है? इसको आप बताइएगा, है ना। ये क्या है? आपका होमवर्क है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और दे दे क्या? ये होमवर्क है। अब होमवर्क कहाँ देंगे? हमको बताएंगे भाई। एक तो कमेंट में बता दीजिएगा, हाँ याद आ गया। और कोई आपको दिक्कत हो ना तो इस पे ना आप लोग क्या करिए, एसएमएस कर लीजिएगा, ये मेरा नंबर है, ठीक है। बैच परचेज करना पड़ेगा आपको, है ना। 8756394248। आप सोशल मीडिया पर हमसे बात करना चाहते हैं तो आइए, मिलते हैं हम लोग लाइव, है ना, मंकेश_सर पे, ठीक है ना, इस पे आ जाइएगा, ठीक है। होमवर्क है, कमेंट करिएगा। इसका क्या करना है भाई? कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। क्या करना है आपको? कमेंट करना है। चलिए आगे चलते हैं। एक पंचभुज सम्मिलित कोण है। कर पंचभुज में कितने का कोण होता है ना, इसका कहने का मतलब ये है 108 डिग्री का, 108 डिग्री का। खष्टभुज में कितना हो जाएगा भाई? 120 का। बताया था ना, खष्टभुज में कितना हो जाएगा? 120 का। तो आज के लिए इतना ही, है ना, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अलग टॉपिक के साथ। अब हम जब सिलेबस डिस्कशन किए थे तो जो टॉपिक हम जैसे जैसे सिलेबस में था वैसे वैसे पढ़ाएंगे। आपके सिलेबस में पहला टॉपिक था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, उसको हम डिटेल में कंप्लीट किए। डिटेल में हम बता तो रहे हैं, हम पढ़ाएंगे तो हम वैसा ही पढ़ाएंगे कि आपको कुछ नहीं आता है ना। हम यही मान कर पढ़ाते हैं कि अगला मेरे सामने मेरा जो लाल है वो कमाल का है ना। हम जानते हैं आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन हम ये मान कर चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। तो चीजें एकदम डिटेल में चलेंगी। हम पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, टाइम तो लेते हैं, लेकिन आप एक बार यदि टाइम दे दिए, यदि हमसे घुल मिल गए, फिर आपको इतनी अच्छी से समझ आएगा, इतना अच्छा समझ आएगा, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ दिन हमारे साथ गुजारिए, मतलब आप कुछ वीडियो देखिए, है ना, क्योंकि आप हो सकता है आप हमको न जानते हो, आप हमको पहली दूसरी बार देख रहे हो, लेकिन कुछ वीडियो देखने के बाद आपको मेरी आदत हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गुड लक।